रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी सर, शुरू कर दिए। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाह। तो एक बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट जो है ना एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दो तीन टर्म्स थी जो मैं रिकैप करूंगा ताकि आगे हम जो है ना इसको मुकम्मल कर सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो तो उस क्लोज सरफेस में से जो आपके पास चार्ज जो है उसका रेट ऑफ चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा कि बाउंड्री से नेट फ्लक्स क्या है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपके सामने इंटीग्रल फॉर्म इसकी ये लिखी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। और इसको फिर हमने डिफरेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था। डिफरेंशियल फॉर्म इज ऑलवेज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म। ये आपने याद रखना है जब आपने दो लॉज पढ़ाए आपको अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैक्सवेल्स की दो इक्वेशंस पढ़ाई है मैंने, उनकी इंटीग्रल फॉर्म भी है और उनकी डिफरेंशियल फॉर्म भी है। कुछ चीजें मैं बार बार रिआइट्रेट करता हूं ताकि बच्चे जो है ना वो ज़हन नशीन कर सकेंगे, जिंदगी में जब भी इन चीजों की जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो जब किसी रीजन में आपने फील्ड मालूम करना हो तो फिर डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो तो फिर हम इंटीग्रल फॉर्म यूज करते हैं। इन जनरल इसी तरह ही चलेगा। तो ये चीज आपने जहन नशीन रखनी है। सर ये ज़रा तो रिपीट कर दें ये बात। दोनों फॉर्म यूजफुल हैं। अगर आपने किसी रीजन के अंदर फील्ड मालूम करना हो तो फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म्स को यूज करते हैं, सही। और अगर हमने बाउंड्रीज के ऊपर फील्ड स्पेसिफाई करना हो, बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो, तो फिर हम इंटीग्रल फॉर्म बच्चे यूज करते हैं। सही। ठीक। तो ये एक जनरल हमारे पास प्रोसीजर है जिसको हम यूज करते हैं, और आप जो है ना वो इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो माय डियर किड्स, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको हम पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन। और कुछ चीजें बच्चे ऐसी हैं, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपके आपके जहन में हर वक्त होनी चाहिए कि, और उनके करेक्टरिस्टिक भी आपके जहन में मुस्तकिल होने चाहिए। और उनमें से एक तो वही जो मैंने आपको बताए हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बताई हैं। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, तो आप फौरी तौर पे बता दें कि ये दो है। अगर कोई इंटीग्रल फॉर्म में पूछे फिर भी बता दें, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पूछे फिर भी बता दें। और जैसे अभी एक मैंने ये कहा आपसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ करंट जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, वो अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंशियल फॉर्म में, तो बच्चे आपके जहन में ये जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कोई बात करते हैं ना, आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, तो दोस्त का कोई नाम लेता है तो उसकी शक्ल आपके जहन में आती है, हाँ फलां दोस्त। तो इनके साथ दोस्ती करें, इन चीजों के साथ आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे बच्चे उसकी जो है ना इंटीग्रल फॉर्म है। तो ये दोस्ती से आता है, नॉलेज दोस्ती से आता है। बुक्स का दोस्ती हो, इन चीजों को पढ़ें, इनको समझें, उनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो फिर ज्यादा समझ में बच्चे आएंगे। एक चीज बच्चे और पढ़ी थी हमने, मैंने आपसे कहा था कि तीन किस्म की करंट डेंसिटीज हम पढ़ेंगे। अभी बस शुरू हो गया वो। कोई एक बच्चा वॉलंटरीली मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी तीन किस्म की करंट डेंसिटीज की हमने बात की थी? एनी वन ऑफ यू? कन्वेंशन करंट डेंसिटी। कन्वेंशन नहीं बच्चे, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट। यस सर, कन्वेक्शन और कंडक्शन। कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट। यस सर। और एक कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, वो अभी हमने आगे पढ़नी है। अभी मेरा ख्याल है इस चैप्टर में तो नहीं, अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह किसी में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो ख़ास तौर पे जब टाइम वेरिंग फील्ड्स आएंगे तो वहाँ पे हम जो है ना वो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। तो तीन करंट डेंसिटीज़ हैं, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो आप इन चीज़ों को बार बार सुनेंगे तो आपको बच्चे खुद याद हो जाएंगे। तो कोई भी नई चीज़ आए तो उस चीज़ को आप समझें, उसके ऊपर गौर करें,
अगर ना समझाए तो हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आखिरी जो 6 वीक्स होंगे वहाँ पे हम इन पर्सन जब आप होंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादा बेहतर इंटरेक्टिव जो है ना वो सेशंस में हम चीज़ें सीखेंगे। ओके जी, जब बच्चे हमने एक एग्जांपल की थी, फिर हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपके पास जब सिंगल एटम होता है तो ये पिक्चर आपके जहन में बनती है कि अगर एक न्यूक्लियस है तो उसके इर्द गिर्द एक आपके पास वो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर, या शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और एक आखिरी जो फील्ड शेल होता है उसको हम क्या वैलेंस शेल कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है उससे ऊपर चला जाता है, न्यूक्लियस उसको आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियस जहाँ बाउंड है उसमें से निकल जाता है बाहर, तो फिर आप जो है ना वो, बेटा कि बाहर से मेरी कॉल आ रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए आप एक्सक्यूज कीजिएगा। और बिस्मिल्लाह, सॉरी बच्चे, वो हम जो है ना वो बात कर रहे थे कि हमारे पास वैलेंस शेल होता है, और वैलेंस शेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के दायरा इख्तियार से निकल जाए तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन उसमें भी हम एनर्जी लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर चला जाए तो वहाँ पे वो फिर कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है ना, कंडक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो अगर आपके पास एक न्यूक्लियस होगा तो उसके इर्द गिर्द जो शेल्स बनेंगे दे विल बी डिस्क्रीट शेल्स। अगर आप दो न्यूक्लियाई को करीब करीब लेके आए तो उनमें जो अलाउड स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो वहाँ पे एक के बजाय दो करीब करीब लाइंस होती हैं, जो शेल्स होते हैं जो करीब करीब होते हैं। अगर हम प्लॉट करेंगे एनर्जी पे तो लाइंस हमारे पास आएंगी। तो इसी तरह अगर 3 लेके आएंगे तो आपके पास 3 लाइंस आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता किसी सॉलिड के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई करीब करीब होते हैं। तो वहां पे आपके पास जो है ना वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बजाय आपके पास बैंड्स बनते हैं, जिनको हम फिर वो मुख्तलिफ नाम देते हैं। जैसे जिस जो हमारे लिए यूजफुल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, वो दो हैं। वन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड एंड अदर इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो अगर वैलेंस बैंड्स और कंडक्शन बैंड के दरमियान डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा हो तो वो मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं साथ में। और अगर बहुत ज्यादा गैप हो उनके दरमियान तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो उस सूरत में हमारे पास जो है ना वो इंसुलेटर्स होते हैं। अगर अगर बहुत अगर अगर जो है ना वो इंटरमीडिएट एनर्जी गैप हो, थोड़ा सा एनर्जी गैप हो, जैसे फर्ज किया सेमीकंडक्टर्स में होता है, तो वहाँ थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस बैंड से आपके पास कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट बैंड्स हैं जिनके हवाले से हम देखते हैं। और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, एफएससी में भी अब तो है कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनमें आपके पास होल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और कैसे बनते हैं उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे बच्चे हमने ये कहा था कि कंडक्टर्स में हमारे पास जो करंट डेंसिटी हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट डेंसिटी। J is equal to sigma times E, where sigma is called the conductivity of that medium, or sigma is equal to minus rho E times mu E. Mu is called the mobility of the electrons. जहाँ मोबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्शन ऑफ करंट ज्यादा होगी। और ऑफ कोर्स आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो कंडक्शन अच्छी होगी उस मटेरियल में, और जितनी ज़्यादा मोबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कंडक्शन अच्छी होगी। और फिर हमने ये मैं खाली ये शायद नहीं पढ़ा था हमने, यहाँ से अब हमने बाकायदा शुरू करना है। The application of Ohm's law in point form to the macroscopic region leads to a more familiar form. कल हमने जो लास्ट टाइम बच्चे जो जहाँ तक पढ़ा था हमने कहा था this is the microscopic form of Ohm's law. J is equal to sigma times E. J is equal to sigma times E. अब अभी हम इसका establish कर सकते हैं रिलेशनशिप विद आपके पास जो नोन फॉर्म है इसकी, उसके साथ जो है ना आपको ये तो पता है कि करंट जो है ना वो किसके बराबर होती है कि J डॉट ds। ये है J इज द
करंट पर यूनिट एरिया। एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास J इंटू एस आपके पास आ जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर जो है आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी टू ए ई डॉट डी एल। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ये। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लेंथ तो ई बाहर चला जाएगा, तो आपके पास माइनस ई डॉट एल बी ए जो लेंथ है बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप इसको। सो यहां से आप कह सकते हैं v इज इक्वल टू ई एल। जे किसके बराबर है इस एक्सप्रेशन से? j इज इक्वल टू आई ओवर एस। और इसको आप जो है ना j को सिग्मा ई लिख लें, j को सिग्मा ई लिख दें, और e की जगह पे आप जो है ना वो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू वी ओवर एल। ये इस एक्सप्रेशन से यहाँ पुट कर दें और आप देखें इसको, इन दोनों को कंपेयर करें, आई ओवर एस और सिग्मा वी ओवर एल। यहाँ से आप कह सकते हैं कि v किसके बराबर, एल ऊपर चला जाएगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिग्मा नीचे चला जाएगा। तो v पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एल ओवर सिग्मा एस इंटू आई। तो ये चीज जो है ना एल ओवर सिग्मा एस जो है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ द मीडियम, एल ओवर सिग्मा एस। और आप जो है ना इसको आर से लिख दें, सो v इज इक्वल टू आई आर। हम आमतौर पे आपने जो बुक्स में किड्स पढ़ा होगा वहां पे सिग्मा नहीं पढ़ा होगा, आपने एक पढ़ा होगा उसे रो आमतौर पे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मीडियम। एक्चुअली जो कंडक्टिविटी होती है जिसको यहाँ पे सिग्मा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो कंडक्टिविटी है दिस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी को आप बच्चे कह सकते हैं दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर किसी मीडियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर किसी मीडियम की कंडक्टिविटी जो है ना वो कम होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा एल ओवर एस। तो आपके पास वही जो जो J इज इक्वल टू सिग्मा ई था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई है, जिसको हम जो है ना पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ कहते हैं, उससे हम जो है ना वो उससे हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है ना हम ऑफ ओहम्स लॉ आप ड्राइव कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। और ये J इज इक्वल टू सिग्मा इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ या पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ कहलाती है। तो इन जनरल माय डियर किड्स, इफ यू वांट टू राइट रेजिस्टेंस ऑफ सम मीडियम, दिस इज इक्वल टू आपके दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मालूम कर लें, और जो करंट है वो इस एक्सप्रेशन से मालूम कर लें, उनका जो रेशो होगा दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट मीडियम। ओके, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन हम निकालेंगे। और आप देखेंगे मैंने आपसे जाके एक बात की थी कि हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशंस की, वो हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द फील्ड इन सर्टेन रीजन। और बाउंड्रीज के ऊपर हम फील्ड कैसे स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल फॉर्म। अभी मैं उसी की तरफ माय डियर किड्स में मूव कर रहा हूं। कंडक्टर्स की पीछे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द चार्ज डेंसिटी विद इन ए कंडक्टर इज 0 and the surface charge density resides on the exterior surface। ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, एक दूसरे से कोई दूरी पर रहना चाहता है तो ये सरफेस पे जाएगा। प्रॉपर्टी 2, इन स्टैटिक कंडीशंस नो करंट में फ्लो, thus the electric field intensity within the conductor is 0। जब स्टैटिक कंडीशंस होती हैं तो उसमें आपके पास कंडक्टर्स के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो आपको अगर करंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा। So now our next concern is the field external to the conductor। The external electric field intensity and the electric flux density are decomposed into the tangential and the normal components with respect to the conductor surface। ये देखिएगा, ये आपके पास कंडक्टर है फर्ज किया, तो उसकी सरफेस के ऊपर आपने फील्ड स्पेसिफाई करने हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर हम बात कर लें। The tangential component of the electric field intensity is seen to be 0। E sub t is equal to 0 और d sub t is equal to 0। ये physical reason, my dear kids, does some physical reason come to your mind कि electric field जो tangential direction में जो है ना क्यों 0 है?
जी बच्चों, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है? कोई फिजिकल रीजन आपके जहन में आती है? सर चार्ज मतलब सरफेस पे रिजाइड करे तो आउटवर्ड मतलब उन पे फोर्स एक्ट करेगी। सर रेडियल हाँ, अगर डायरेक्शन। तो कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होती तो क्या करते, वो चार्जेस मूव करते टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस के साथ साथ मूव करना शुरू कर देते। क्योंकि वहां मूव नहीं कर रहे, उस डायरेक्शन में करंट नहीं है, कोई करंट डेंसिटी नहीं है, तो लिहाजा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हैपेंस टू बी जीरो तो बच्चे D इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स E होता है, या एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E होता है, तो वो भी फिर जीरो होगा। इफ नॉट, then a force will be applied to the surface charges resulting in their motion, and thus it is no static conditions. The normal component of the electric flux density leaving the surface is equal to the surface charge density in coulombs per square meter. ये अभी हम अभी ड्राइव भी करेंगे। According to Gauss's law, the electric flux leaving an incremental surface is equal to the charge residing on that incremental surface. The flux cannot penetrate into the conductor since the total field there is zero. It must leave the surface normally. ये देखो बच्चों, ये है E dot dl along the closed curve is equal to zero. बच्चे इसकी पॉइंट फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी? एनी वॉलंटियर? ये है, दिस इज मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंटीग्रल फॉर्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन? डेल क्रॉस E इज इक्वल टू जीरो। यस सर। और इसकी क्या होगी डिफरेंशियल फॉर्म, जो पॉइंट फॉर्म ये वाली, ये भी मैं बच्चे वही है आपके पास, ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही, रो वी के इक्वल होगा। डेल डॉट ई डेल डॉट D इज इक्वल टू रो, है ना, रो सब V, है ना। डेल डॉट D इज इक्वल टू रो सब V। तो बच्चे ये जैसे इंटीग्रल फॉर्म आए उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपके जहन में आ जानी चाहिए। अगर डिफरेंशियल फॉर्म आए तो उसकी इंटीग्रल फॉर्म आपके जहन में आ जानी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड को सीखने के लिए। ओके बच्चे, देखें, ये आपने ये क्लोज पाथ लेना है। जैसे आपने ये वाला क्लोज पाथ ले लिया, ये देखिएगा, तो इसके इर्द गिर्द आपने जो है ना वो ये वाली E डॉट dl कैलकुलेट करना है फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D, D टू A इज इक्वल टू जीरो। अब उसमें देखें, ये आपको ये डेल्टा H और डेल्टा W, ये विड्थ और ये हाइट है। सो E सब T बच्चे, ये देखें, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये वाली सरफेस के साथ ये टेंजेंशियल, और ये वाली नॉर्मल है जो बाहर की तरफ जाती है। कर्सर आपको बाहर नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा कर्सर चेंज करता हूँ। ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये जो हाथ के साथ मैं कर रहा हूँ, और ये माय डियर किड्स ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। यहाँ दिखाया भी गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और ये मेरे बच्चे नॉर्मल डायरेक्शन होगी। सो अगर आप A टू B जाते हैं, आप देखें ये A टू B जा रहे हैं आप, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो E सब T इंटू डेल्टा W माइनस E सब N एट B इंटू 1/2 टाइम्स डेल्टा H, यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, प्लस E सब N एट A इंटू डेल्टा H/2। आप में से कोई बच्चा मुझे बताया कि ये हाफ डिस्टेंस के लिए और इस हाफ डिस्टेंस के लिए और इस हाफ डिस्टेंस के लिए मैंने क्यों कैलकुलेशंस नहीं की? सर सिर्फ सरफेस पे हम सरफेस के बाहर कर रहे हैं। नहीं बच्चे, कंडक्टर है, ये अंदर वाले साइड पे कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? ये चैप्टर पिछले किसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर माय डियर किड्स? जीरो, ऑलवेज जीरो। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर फील्ड जीरो होगा। ये तो पढ़ा हमने या नहीं पढ़ा? इनसाइड द कंडक्टर, अभी इसको रिकैप भी किया। सो यहाँ पे जो भी फील्ड है वो नहीं होंगे, कोई कंपोनेंट नहीं होगा। बाहर देखते हैं क्या होता है। ये देखो बच्चों, ये डेल्टा H टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा H टेंड्स टू जीरो तो आपके पास क्या होगा? ये भी फैक्टर खत्म, ये फैक्टर भी खत्म, तो क्या बचेगा? E सब T इंटू डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा W तो आपने लिया हुआ है यहाँ पे, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या? E सब T विल बी इक्वल टू जीरो। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो जस्ट बाय अप्लाइंग
द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, अपनी बाउंड्री कंडीशन निकाल ली कि कंडक्टर की सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बात अब आप लोगों ने हमेशा आप मुझे बतानी है, ठीक है। अगर आपके पास स्टडी कंडीशंस है, अभी अब स्टडी कंडीशंस कर रहे हैं, स्टैटिक कंडीशंस कर रहे हैं, अभी डायनामिक्स में जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे क्या होगा। इस तरह बच्चे, ये आपके पास डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, ये आपके पास जो है ना वो इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। तो 3 सरफेस होंगी, उसी तरह आप ले लीजिएगा जिस तरह आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, टॉप बॉटम साइड्स, और आपके पास जो है ना वो इज इक्वल टू क्यू। तो अब अंदर वाली बच्चे, ये वाली जो बॉटम वाली साइड है, ये वाली नीचे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जीरो है, तो जाहिर है वो इंटीग्रल भी जीरो होगा, उसके अंदर ई मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये वाली जो है ना बाकी आपके पास जो कर्व्ड सरफेस है, इसको आप अगर आप पिंच कर लें, ये डेल्टा एच टेंड्स टू जीरो, इसको सरफेस के ऊपर लेके आना, जो कि सरफेस के ऊपर बाउंड्री कंडीशन होती है, तो डेल्टा एच विल बी जीरो। इस डेल्टा एच जीरो की वजह से आपके पास ये कर्व्ड सरफेस से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन आएगी टॉप सरफेस से आएगी। सो डी सब एन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, क्यू को लिख सकते हैं रो सब एस टाइम्स डेल्टा एस, तो डेल्टा एस से कट जाएगा। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू रो सब एस। और इसी तरह आप जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी नॉर्मल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इसको आप दूसरी तरफ ले जाइएगा, रो सब एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट जो है ना कि अक्सर प्रॉब्लम्स के अंदर हम इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर देयर, और जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और दोनों हमने निकाले हैं, ये कंडीशंस निकाली हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जांपल है ये सिंपल सी, अभी कर लेते हैं। कंडक्टर प्रॉपर्टीज एंड बाउंड्रीज। गिवन द पोटेंशियल V is equal to 100 times x square minus v square and the point P is equal to 2 minus 1 3, that is predefined to lie on a conductor to free space boundary। आपके पास एक कंडक्टर है और उसके बाद फ्री स्पेस है। फाइंड V, E, D and rho sub s at P। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो और से देखिएगा। एंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए बच्चे कि ये तो V मालूम करना बड़ा आसान है कि P जो पॉइंट है, X कंपोनेंट है, Y कंपोनेंट है, Z कंपोनेंट है, यहाँ पे पुट करते हैं आप। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सरफेस के ऊपर, वो आपके पास आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे मालूम करेंगे? पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई, पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर। और डी कैसे मालूम करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेशन यूज करके। ठीक है, तो आप जो है ना डी जो है ना इस तरह मालूम कर सकते हैं। एग्रीड? और ये जो डी होगा क्या होगा, ये आपके पास ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन होगा या टेंजेंट टू द डायरेक्शन होगा? नॉर्मल। ठीक है ना, ये तो हम अब तय कर लिया हमने। और ये जो रो सब एस क्या होगा आपके पास? ये फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल नॉर्मल। हाँ, अभी हमने साबित किया कि सरफेस के ऊपर ये देखें, ये इसको इस्तेमाल किया हमने। एग्रीड? तो हमने आखिरी जो है ना वो फाइंड द इक्वेशन द कंडक्टर सरफेस के ऊपर जो करंट डेंसिटी है एक्चुअली वो मालूम करनी है हमने। ओके, ये मेथड ऑफ इमेजेस आज ही करें या कल करें? कल करते हैं सर। कल हैं? कल कर लेंगे, थोड़ा सा इनको आप कल आज वाली पढ़ लेंगे ना, वो रीडिंग असाइनमेंट काफी हो जाएगी, आपकी बुक से पढ़ लें। मेथड ऑफ इमेजेस कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें फिर आज के लिए काफी है इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल वो 1140 वाली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो साथ साथ बच्चे पढ़ें इन चीजों को, तो पढ़ेंगे तो यू विल लर्न मैनी थिंग्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।